कहानी की शुरुआत एक बेहद खतरनाक माहौल से होती है। हम देखते हैं कि एक ट्रक एक क्वारंटीन जोन के पास पहुंचता है। वहां मौजूद कुछ लोग तुरंत उस ट्रक को डिसइंफेक्ट करने लगते हैं। ट्रक का ड्राइवर उनसे पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो लोग उसे बताते हैं कि बायोटेक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी लीक हुई है, मगर घबराने की कोई बात नहीं। ड्राइवर आगे बढ़ता है, मगर तभी उसका फोन बजने लगता है और फोन उठाने की कोशिश में वो सड़क पर किसी चीज से टकरा जाता है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर देखता है तो सामने एक हिरन पड़ा हुआ था। ड्राइवर अपनी गाड़ी को चेक करता है और जब उसे कोई नुकसान नहीं दिखता तो वो उस हिरन को वहीं छोड़कर आगे निकल जाता है। मगर कुछ देर बाद वो हिरन अचानक से वापस जिंदा हो जाता है। अब हम सियोक वू को देखते हैं जो अपने ऑफिस में एक क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा होता है। वो कुछ स्टॉक्स बेचने के बारे में बात कर रहा था। तभी उसकी नजर एक न्यूज साइट पर पड़ती है जहाँ एक रिजर्वायर में मछलियों की रहस्यमय मौत की खबर थी। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आता है। सियोक वू उसे कहता है कि उस कंपनी के सारे स्टॉक्स बेच दो। कुछ देर बाद सियोक वू अपनी गाड़ी पार्क करता है और अपनी एक्स वाइफ से फोन पर बहस करने लगता है। बात उसकी बेटी सुअन को लेकर थी। सुअन अपने बर्थडे पर अपनी मॉम से मिलने जाना चाहती थी, मगर सियोक वू उसे अकेले नहीं जाने देना चाहता था। वो घर पहुंचता है जहां उसकी मॉम दरवाजा खोलती है। सुअन के कमरे में जाता है तो देखता है कि वो अपनी मॉम से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि वो अकेले ट्रेन से जा सकती है। सुअन उसे देखती है और फोन रख देती है। सियोक वू उसके पास बैठकर कहता है कि एक हफ्ते रुको, जब उसके पास थोड़ा कम काम होगा तो वो खुद उसे बुसान ले जाएगा। वो उसे बर्थडे गिफ्ट भी जल्दी दे देता है, मगर जब सुअन उसे खोलती है तो वो गिफ्ट पहले से उसके पास मौजूद था। सियोक वू पूछता है कि उसे और क्या चाहिए, तो वो कहती है कि वो अपनी मॉम के पास जाना चाहती है। सुअन कहती है कि वो अकेले चली जाएगी ताकि उसका वक्त बर्बाद ना हो। इसके बाद सियोक वू और उसकी मॉम सुअन के बारे में बात करते हैं। उसकी मॉम कहती है कि जब वो बुसान जाए तो अपनी एक्स वाइफ से दिल खोल कर बात करे। सियोक वू कहता है कि इस वक्त उसके लिए काम बेहद जरूरी है, मगर उसकी मॉम कहती है कि ये वक्त सुअन की जिंदगी के लिए भी बेहद जरूरी है। वो उसे एक कैमरा देकर चली जाती है जिसमें सुअन की एक रिसाइटल की रिकॉर्डिंग थी जिसमें सियोक वू नहीं गया था। सियोक वू वो वीडियो देखता है और उसे एहसास होता है कि सुअन कितनी तकलीफ में है, इसलिए वो फैसला करता है कि वो खुद उसे बुसान ले जाएगा। गाड़ी में वो सुअन से रिसाइटल के बारे में बात करने की कोशिश करता है, मगर तभी रास्ते में एक एम्बुलेंस आ जाती है और वो बाल बाल बचता है। वो रुककर देखते हैं कि एक पूरा काफिला वहाँ से गुजर रहा था। तभी सुअन की नजर आसमान से गिरती राख पर पड़ती है और दूर कहीं आग लगी हुई थी। अब हम ट्रेन स्टेशन पहुँचते हैं जहाँ बुसान जाने वाली ट्रेन तैयार खड़ी थी। कंडक्टर अपने केबिन में जाता है और अटेंडेंट्स तैयारी करने लगते हैं। एक बेसबॉल टीम का कोच सबको बैठने को कहता है। तभी उनकी एक चीयर लीडर आकर सबका मूड हल्का कर देती है। इनगिल जंगिल को एक उबला हुआ अंडा देती है। तभी सियोक वू और सुआन ट्रेन में चढ़ते हैं। सियोक वू अपने ऑफिस को कॉल करके कहता है कि वो लंच से पहले वापस आ जाएगा। ट्रेन के चलने से पहले एक घायल लड़की भागती हुई ट्रेन में चढ़ जाती है। जैसे ही ट्रेन चलती है सुअन देखती है कि एक आदमी स्टेशन के एक वर्कर पर हमला कर रहा था। उस घायल लड़की के पैर पर काटने का निशान था। यौन शक एक अटेंडेंट को बताता है कि एक अजीब आदमी ट्रेन में घुस गया है और काफी देर से बाथरूम में बंद है। सुअन उत्सुक होकर देखने जाती है। वो आदमी बस यही कहता रहता है कि सब मर गए, मगर अटेंडेंट समझ नहीं पाता और उसे बाथरूम से बाहर आने को कहता है। वो घायल लड़की ट्रेन में चलते चलते बेहोश हो जाती है, मगर किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। सुअन बाथरूम जाने की कोशिश करती है, मगर रास्ते में संघवा मिलता है जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के लिए दरवाजा रोक कर खड़ा था। वो सुअन को अगले डिब्बे में जाने को कहता है। तभी एक फीमेल अटेंडेंट उस घायल लड़की को देखती है जो अब तड़प रही थी और तुरंत मेडिकल हेल्प बुलाती है। सोकू की नींद फोन की आवाज से खुलती है और तब उसे पता चलता है कि सुअन वहाँ नहीं है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि पूरे देश में कुछ बड़ा हो रहा है। सोकू फोन रखकर सुअन को ढूंढने निकलता है। दूसरे डिब्बे के यात्री टीवी पर सब कुछ देख रहे होते हैं। अटेंडेंट बार बार अपने चीफ को कॉल करती है और तभी वो घायल लड़की उठ खड़ी होती है। अब वो पूरी तरह एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। सुअन एक टॉयलेट में घुस जाती है। वो ज़ॉम्बी लड़की अटेंडेंट की पीठ पर चढ़कर उसे काटने लगती है और दोनों दूसरे डिब्बे में घुस जाती हैं, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। बेसबॉल टीम पर भी हमला हो जाता है और अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है। पूरी ट्रेन में कोहराम मच जाता है। चीफ अटेंडेंट अगले डिब्बे के यात्रियों को भागने को कहता है। सियोक वू सुअन को ढूंढ रहा होता है, मगर तभी उसे दूसरे डिब्बे में कुछ होता हुआ दिखता है। सुअन को भी चीखें सुनाई देती हैं। लोग दोनों के पास से भागते हुए निकलते हैं। सोकू देखता है कि चीफ पर ज़ॉम्बी अटेंडेंट हमला कर देती है और चीफ भी जल्दी से ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी सुअन उसके पीछे से आ जाती है। सोकू उसे पकड़कर भागता है और ज़ॉम्बियों की एक पूरी भीड़ उनके पीछे पड़ जाती है। संघवा अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सोंग क्योंग को जल्दी करने को कहता है। तभी एक ज़ॉम्बी उनके सामने एक औरत को काट लेता है। सोंग क्योंग के कहने पर संघवा उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर खुद हमले का शिकार हो जाता है। सोकवू अगले डिब्बे में भाग जाता है, जबकि संघवा एक ज़ॉम्बी को बाथरूम में बंद कर देता है। वो अपनी वाइफ को भागने को कहता है, मगर तभी और ज़ॉम्बी आ जाते हैं। बाकी यात्री अभी भी टीवी पर सब देख रहे होते हैं। जब दूसरे डिब्बों से लोग भागते हुए अंदर आते हैं, सियोक वू दरवाजा बंद कर लेता है सियोंग क्योंग के मुंह पर। संघवा एक ज़ॉम्बी को पटक कर मारता है और वो दोनों डिब्बे में घुसकर दरवाजा
दरवाजा बंद कर लेते हैं। सोकवू को पता चलता है कि ज़ॉम्बी दरवाजा खोलना नहीं जानते। सोंगक्योंग दरवाजे को ढक देती है जिससे ज़ॉम्बी शांत हो जाते हैं। कंडक्टर अनाउंस करता है कि ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी। योनसुक इंटरकॉम पर कंडक्टर से पूछता है कि क्या उसे पता है ट्रेन में क्या हो रहा है। कंडक्टर कहता है कि यह ऑर्डर कंट्रोल सेंटर से आया है। सोकवू को उसकी मॉम का फोन आता है। वो उससे कहती है कि अपनी बेटी का ख्याल रखना। फोन पर ही वो ज़ॉम्बी बन जाती है। सियोकवू समझ जाता है कि क्या हुआ, मगर सुआन को कुछ नहीं बताता। ट्रेन धीमी होती है और एक स्टेशन से गुजरते वक्त लोग खिड़कियां पीटते हुए मदद मांगते हैं, जबकि ज़ॉम्बी उन पर हमला कर रहे होते हैं। सरकार की तरफ से एक अनाउंसमेंट होती है कि कई बड़े शहरों में हिंसक दंगे हो रहे हैं और इमरजेंसी लगा दी गई है। लोगों से कहा जाता है कि घर पर रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें। मगर बाहर शहर जल रहे होते हैं। सुआन अपने पापा को बताती है कि उसकी मॉम का फोन नहीं लग रहा। सोकू उसे बिठाकर खुद कॉल करने की कोशिश करता है। इनगिल जोंगिल को उनके पास की सीट पर बिठाती है तो सुआन इनगिल को अपनी सीट दे देती है। संगवा अभी भी सोकू से नाराज था कि उसने पहले उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया था। सोकू सुआन को डांटता है कि ऐसे हालात में पहले अपना ख्याल रखो। कंडक्टर फिर अनाउंस करता है कि एक स्टेशन पर मिलिट्री तैनात है और वो वहाँ रुकेंगे। सियोकू सुनता है कि योनसुक किसी से फोन पर पूछ रहा था कि कौन से शहर सेफ हैं। उसे शक होता है कि जिस शहर में वो रुकने वाले हैं वो शायद सेफ नहीं है। वो सुआन को वहीं छोड़कर दूसरे डिब्बे में जाकर कॉल करता है। संगवा सुआन से उसके पापा के बारे में पूछता है। जब वो बताती है कि वो फंड मैनेजर हैं, तो वो कहता है कि मतलब वो एक ब्लड सकर है। सुआन भी हामी भर देती है। सोंगक्योंग माहौल हल्का करने के लिए सुआन को कैंडी देती है और उसे अपने पेट को छूने देती है। सुआन बच्चे की किक महसूस करती है। सोकू एक क्लाइंट को कॉल करता है। वो क्लाइंट बताता है कि जिस शहर में वो रुकेंगे वहाँ उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, मगर सियोकू कहता है कि उसकी बेटी उसके साथ है। क्लाइंट उसे बताता है कि मेन स्क्वायर की बजाय ईस्ट स्क्वायर पर जाएं और वो अपने आदमियों को बता देगा। कुछ देर बाद ट्रेन उस शहर में पहुंचती है जहां मिलिट्री होनी चाहिए थी, मगर वहां कोई नहीं था। योनसुक सबसे पहले बाहर निकलता है और बाकी सब भी उसके पीछे निकल जाते हैं। सोकू सुआन के साथ एक अलग रास्ते से ईस्ट स्क्वायर की तरफ जाता है। एक बेघर आदमी उनके पीछे हो लेता है क्योंकि उसने सोकू की बात सुन ली थी। सुआन चाहती थी कि बाकियों को भी बताएं, मगर सोकू उसे ऐसा नहीं करने देता, जिससे सुआन उदास हो जाती है। संगवा को स्टेशन में कुछ अजीब लगता है। तभी एक आदमी उस गलियारे के आखिर में नजर आता है जहाँ सोकू और सुआन खड़े थे। वो बेघर आदमी उसके पीछे भागता है। सोकू भी उनके पीछे जाता है और सुआन को वहीं रुकने को कहता है। जब बाकी यात्री एस्केलेटर से नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरी मिलिट्री ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ज़ॉम्बियों का झुंड उन पर टूट पड़ता है। सेंग हवा वक्त रहते देख लेता है और अपनी वाइफ को सीढ़ियों पर ले जाता है। सियोकवू को उसके क्लाइंट का फोन आता है कि वो अपने आदमियों से संपर्क नहीं कर पा रहा। तभी गलियारे में एक ज़ॉम्बी उस ऑफिसर पर हमला कर देता है। बेघर आदमी फिसल जाता है और ज़ॉम्बी उस ऑफिसर को खा जाते हैं। सियोकवू सुआन के पास वापस भागता है। सुआन लगभग ज़ॉम्बी की चपेट में आ जाती है, मगर सेंग हवा उसे बचा लेता है। सियोंगक्योंग उसे लेकर भागती है। बेसबॉल टीम उनका दरवाजे पर इंतजार करती है और वो सब अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। सोकू एक ज़ॉम्बी से जूझ रहा होता है। तभी बेघर आदमी उसकी मदद करता है और दरवाजे की तरफ भागता है। संगवा दरवाजा खोलता है और सोकू के लिए भी खुला रखता है। सब मिलकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं। तभी स्टेशन के ज़ॉम्बी ट्रेन की खिड़कियां तोड़कर अंदर गिरने लगते हैं। जंगिल पर एक ज़ॉम्बी गिर जाता है, मगर वो इतना टूटा हुआ था कि उस तक पहुंच नहीं पाता। सोंगक्योंग और सुआन जंगिल की बहन को लेकर दूसरी तरफ भागती हैं। जंगिल को एक अटेंडेंट और चीयर लीडर बचा लेते हैं और सब मिलकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। योनसुक कहता है कि उन्हें अभी जाना होगा वरना वो बच नहीं पाएंगे। चीयर लीडर कहती है कि उसके दोस्त अभी बाहर हैं, मगर अटेंडेंट कंडक्टर को ट्रेन चलाने का इशारा कर देता है। संगवा आखिरकार दरवाजा बंद कर लेता है, मगर तभी ज़ॉम्बी कांच तोड़कर अंदर घुस आते हैं और वो लोग भागने लगते हैं। वो देखते हैं कि ट्रेन चल पड़ी है। वो दौड़कर पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर दो बेसबॉल प्लेयर रास्ते में ज़ॉम्बियों की चपेट में आ जाते हैं। आखिरी बेसबॉल प्लेयर डर से जम जाता है, मगर सोकू उसे उठाकर ट्रेन में चढ़ा देता है। सोंगवा थोड़ा पीछे रह जाता है। सियोकवू उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, मगर सोंगवा एक बैटन और शील्ड उठाकर ज़ॉम्बियों से लड़ता है और आखिरकार वो भी ट्रेन में चढ़ जाता है। कंडक्टर कंट्रोल सेंटर से बुसान का रास्ता पूछता है। उसे बुसान की तरफ बढ़ने को कहा जाता है। सोंगक्योंग और बाकी लोग दो ज़ॉम्बी डिब्बों के बीच फंस जाते हैं। वो एक खुला टॉयलेट देखती है और सबको अंदर बुलाती है, मगर अंदर घुसते वक्त एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है। वो मुश्किल से दरवाजा थामे रखते हैं। दूसरी तरफ कंडक्टर अनाउंस करता है कि ट्रेन सीधे बुसान जाएगी। चीयर लीडर को आखिरी बेसबॉल प्लेयर का फोन आता है और वो कहता है कि बाकी कोई नहीं बचा। सोकू सुआन को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि वो संगवा के साथ है। सुआन उसे बताती है कि वो डिब्बा नंबर 13 के टॉयलेट में फंसी है। बेसबॉल प्लेयर बताता है कि बाकी लोग डिब्बा नंबर 15 में हैं। तीनों मर्द उन्हें बचाने की तैयारी करते हैं। सोंगवा प्लान बनाता है। वो खुद आगे रहेगा, बेसबॉल प्लेयर बीच में और सोकवू पीछे। वो टनल आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही टनल आती है, तीनों मिलकर ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। संगवा अपने हाथों से ज़ॉम्बियों को मारता है और सोकवू उसका साथ देता है। बेसबॉल प्लेयर अपने बैट से लड़ता है और तीनों एक बेहद खतरनाक टीम की तरह आगे बढ़ते हैं। अगले डिब्बे में ज़ॉम्बी बेसबॉल प्लेयर
प्लेयर भरे हुए थे और बेसबॉल प्लेयर डर से रुक जाता है। सेंघवा उसे हटाकर खुद ज़ॉम्बियों से भिड़ जाता है। सियोक-वू एक बैट उठाकर लड़ने की कोशिश करता है। तभी एक और टनल आती है और ज़ॉम्बी अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं। सियोक-वू बैट से आवाज करता है जिसे ज़ॉम्बी फॉलो करते हैं और वो तीनों निकल जाते हैं। इसके बाद सियोक-वू एक आइडिया निकालता है कि जब भी टनल आए तो वो अंधेरे में डिब्बे में घुसेंगे और फोन को डिकॉय की तरह इस्तेमाल करेंगे। ऐसा ही होता है। सियोक-वू सेंघवा का फोन डिब्बे के पिछले हिस्से में फेंक देता है और उसे कॉल कर देता है। ज़ॉम्बी उस तरफ भाग जाते हैं और वो बिना लड़े निकल जाते हैं। वो टॉयलेट तक पहुंच जाते हैं और सब एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। बेसबॉल प्लेयर दूसरे टॉयलेट में बाकियों को ले जाता है। सियोक-वू अगली टनल का वक्त निकाल लेता है। सब लगेज रैक पर चढ़कर आगे बढ़ते हैं। सियोक-वू ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाता है और बाकी लोग नीचे उतर जाते हैं। बेघर आदमी गिर जाता है और सियोक-वू उसकी मदद करने जाता है, मगर तभी टनल खत्म हो जाती है और वो दोनों डिब्बे में फंस जाते हैं। सियोक-वू काउंटडाउन करता है और वो दोनों दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, मगर बेघर आदमी एक सोडा कैन पर पैर रख देता है जिससे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ जाते हैं। किसी तरह वो दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, मगर एक ज़ॉम्बी दरवाजे में फंस जाता है और सेंघवा उसे थामे रहता है। बेसबॉल प्लेयर दूसरे डिब्बे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो बंद है। डिब्बा नंबर 15 के लोगों ने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था और चीयर लीडर को भी अंदर नहीं आने दे रहे थे। सियोक-वू सेंघवा की मदद करने जाता है, तभी एक ज़ॉम्बी सेंघवा को काट लेता है। आखिरकार दूसरा दरवाजा तोड़ा जाता है, मगर योनसुक दरवाजा रोक लेता है। सोंग-क्योंग अपने पति की तरफ जाने लगती है, मगर सेंघवा उसे रोकता है। वो सियोक-वू से कहता है कि उसकी वाइफ और बच्चे का ख्याल रखना। सियोक-वू माफी मांगता है। दरवाजा टूट जाता है और दोनों को भागना पड़ता है। सेंघवा आखिरी दम तक ज़ॉम्बियों से लड़ता रहता है। बाकी सब अंदर आ जाते हैं। सियोक-वू सुवन और सोंग-क्योंग को पकड़ लेता है, मगर इनगिल तक नहीं पहुंच पाता। वो दरवाजा बंद करके योनसुक पर टूट पड़ता है। योनसुक कहता है कि सियोक-वू इन्फेक्टेड है। अटेंडेंट उन्हें वेस्टिब्यूल में भेज देता है। डिब्बा नंबर 15 के यात्री उन्हें बाहर निकलने को कहते हैं। बेघर आदमी पहले जाता है। चीयर लीडर भी बेसबॉल प्लेयर के साथ चली जाती है। सोंग-क्योंग सुआन को लेकर वहाँ से चली जाती है और सियोक-वू भी उनके पीछे जाता है। बाकी उन्हें वेस्टिब्यूल में बंद कर देते हैं। तभी जोंगिल दरवाजे के दूसरी तरफ अपनी ज़ॉम्बी बहन को देखती है और किसी के रोकने से पहले दरवाजा खोल देती है। डिब्बा नंबर 15 के यात्रियों पर ज़ॉम्बी टूट पड़ते हैं। कंडक्टर बुसान का हाल जानने की कोशिश करता है, मगर जवाब नहीं मिलता। उसे दूर शहर में आग जलती दिखती है। सियोक-वू आखिरकार सुआन से बात करता है। वो उसे वादा करता है कि वो उसे उसकी मॉम के पास उसके बर्थडे पर ले जाएगा। कुछ देर बाद सियोक-वू के असिस्टेंट का फोन आता है। वो बताता है कि बुसान सबसे सेफ शहर है। साथ ही ये भी बताता है कि ये वायरस उन्हीं की एक कंपनी से शुरू हुआ था। तभी ट्रेन अचानक रुक जाती है क्योंकि आगे रास्ता बंद था। कंडक्टर अनाउंस करता है कि वो दूसरी ट्रेन ढूंढकर उन्हें बुसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। योनसुक और अटेंडेंट ज़ॉम्बी हमले से बच निकले थे। कंडक्टर एक ट्रेन चेक करता है, मगर वो ज़ॉम्बियों से भरी थी, इसलिए दूसरी ट्रेन ढूंढता है। सियोक-वू बाकियों को बताता है कि उन्हें आगे बढ़ना होगा। योनसुक और अटेंडेंट टॉयलेट में फंसे होते हैं। योनसुक अटेंडेंट को पहले जाने को कहता है और उसे ज़ॉम्बियों के बीच धकेलकर खुद भाग जाता है। तभी एक जलती हुई गाड़ी ट्रेनों से टकराती है और बचे हुए लोग अलग हो जाते हैं। बेसबॉल प्लेयर चीयर लीडर को एक ट्रेन में ले जाता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। तभी योनसुक अंदर आ जाता है और चीयर लीडर को बाहर धकेलकर बेसबॉल प्लेयर को अकेला छोड़ देता है। बेसबॉल प्लेयर ज़ॉम्बी से लड़ता है, मगर चीयर लीडर उसकी बाहों में ज़ॉम्बी बन जाती है और उसे काट लेती है। सुआन सियोक-वू को जगाती है। वो दोनों सोंग-क्योंग और बेघर आदमी के साथ एक ज़ॉम्बी कार के नीचे फंसे होते हैं। योनसुक चलती ट्रेन की तरफ भागता है और जब कंडक्टर उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो योनसुक उसे भी पीछे धकेल देता है। ट्रेन कार गिरती रहती है, मगर सियोक-वू एक रास्ता निकाल लेता है। मगर जब वो बाकियों को बाहर खींचने की कोशिश करता है तो रास्ता बंद हो जाता है। ज़ॉम्बी खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं और बेघर आदमी उन्हें लड़कियों तक पहुंचने से रोकता है। सियोक-वू रास्ता दोबारा खोलता है और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं, मगर बेघर आदमी को पीछे छोड़ना पड़ता है। सोंग-क्योंग, सियोक-वू और सुआन ज़ॉम्बियों की भीड़ से भागते हुए चलती ट्रेन के पीछे दौड़ते हैं। सारे ज़ॉम्बी उस ट्रेन कार पर चढ़ने की कोशिश में एक दूसरे के ऊपर ढेर हो जाते हैं। तीनों ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, मगर ज़ॉम्बी भी उनके पीछे आ जाते हैं। सियोक-वू उन्हें धकेलकर गिरा देता है। वो कंडक्टर को ढूंढने जाते हैं, मगर केबिन में आधा ज़ॉम्बी बना योनसुक मिलता है। वो दरवाजा खोल देता है और जब वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है तो उन पर हमला कर देता है। सियोक-वू उससे लड़ता है। सोंग-क्योंग उसे सियोक-वू की पीठ से हटाती है। सियोक-वू उसे पकड़ता है और योनसुक उसे काट लेता है। सियोक-वू उसे ट्रेन से फेंक देता है। सियोक-वू को एहसास होता है कि उसे काट लिया गया है। ज़ॉम्बी बनने से पहले वो दोनों को केबिन में ले जाता है और उन्हें ब्रेक का तरीका समझाता है। वो सुआन से कहता है कि सोंग-क्योंग के साथ रहो और बुसान पहुंचो जहां सब सेफ है। सुआन उसे जाने नहीं देना चाहती, मगर सियोक-वू खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर केबिन से बाहर निकल जाता है। सुआन रोती और चीखती रह जाती है। ज़ॉम्बी बनते बनते सोकू को वो दिन याद आता है जब सुआन पैदा हुई थी और फिर वो ट्रेन से कूद जाता है। सोंग-क्योंग और सुआन को ट्रेन रोककर पैदल चलना पड़ता है क्योंकि आगे रास्ता बंद था। वो दोनों टूटे फूटे रास्ते और लाशों के बीच से चलती हैं और एक अंधेरी टनल में घुस जाती हैं। दूसरी तरफ मिलिट्री तैनात थी। एक स्नाइपर उन पर निशाना लगाता है, मगर वो
ये नहीं बता पा रहा था कि वो इन्फेक्टेड हैं या नहीं। ऑर्डर आता है कि उन्हें खत्म कर दो। तभी सुआन अपनी रिसाइटल का गाना गाने लगती है। सिपाहियों को एहसास होता है कि ये बचे हुए इंसान हैं और यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।